360 डिग्रीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे कंटेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं नए जो हमारे दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको शेयर भी कीजिए और ऐसे हमें देखते रहिए। थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो फीचर्ड इमेज से और सब्जेक्ट से आपको पता लगे क्या होगा हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो ये मोदी डोवाल डॉक्ट्राइन के बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो पिछले कुछ दिनों से अफ़गानिस्तान की जो राजनीति है प्लस वहाँ का जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है काफ़ी चेंज हो रहा है। कई ऐसी घटनाएं वहाँ पे हो रही हैं जो पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, जिनके बारे में बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो मुझे भी कई दोस्तों ने बोला, फेसबुक पेज में भी कई लोगों ने मेरे को बोला कि आप इसके बारे में कुछ लिखिए या वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो उसी बारे में है। तो इसमें जो भी थॉट्स हैं, जो भी मैं अपने जो भी विचार आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से मेरे हैं। ये सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, समय बताएगा उसके बारे में। तो लीजिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो है कि अफ़गानिस्तान में चीज़ें हो क्यों रही हैं। अफ़गानिस्तान एकाएक वहाँ का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, बदल क्यों गया है। तो मेरे हिसाब से जो इन सब चीज़ों की जो शुरुआत होती है वो 15 अगस्त 2021 से होती है। 15 अगस्त 2021 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे और उसी समय पर पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने काबुल पे कब्ज़ा कर लिया था। तो काबुल एक तरह से उनका एक लास्ट एक शहर था, एक मेजर शहर था जिस पर उनको कब्ज़ा करना था। उसके बाद उनका एक तरह से एक अनऑफिशियल ऑफिशियल अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा हो ही गया था। तो जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन एकदम से सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई थी, बिकॉज़ अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ के जा रहा था और एकदम बिल्कुल जैसे वियतनाम में उनके साथ हुआ था, सेम चीज़ अफ़गानिस्तान में भी हुई थी। उनके कोई डिप्लोमेटिक मिलिट्री जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो शायद पूरे नहीं हुए और वो एकदम बीच मझधार में छोड़कर वो लोग अफ़गानिस्तान को जा रहे थे। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में एक और स्टेक होल्डर था जिसकी जो था इंडिया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि हाँ हम अपनी एक सॉफ्ट पावर वहाँ पे दिखा रहे थे। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोगों ने काफ़ी बनाए थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था, बिकॉज़ हम लोगों के 3 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और एकाएक हमको वो सब कुछ छोड़कर आना पड़ा। हमारे जितने भी जो हमारी लोकल काउंसलेट्स थी वहाँ पे, हमारा जो एम्बेसडर्स थे, हमारे जो भी वहाँ का जो डिप्लोमेटिक जो भी हमारे यूनिट्स थी वहाँ पे, उन सबको डिसबैंड किया गया और रातों रात हज़ारों लोगों को इंडिया वापस लाया गया। तो जब ये चीज़ें हुई थी तो उस समय एकदम से इंडिया को झटका लगा और ऐसा बताया गया था कि इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस घटना के बाद में बड़ा ही एक जश्न का माहौल था। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, इमरान खान, उन्होंने तो इसको तालिबान की जीत बताया था और आई थिंक कहीं ना कहीं मजहब से भी जोड़ा था। और सोशल मीडिया पे भी बहुत हल्ला गुल्ला था कि इंडिया 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 की जो 3 बिलियन डॉलर है वो बर्बाद हो गए हैं अफ़गानिस्तान में और अब तो इंडिया की जो साजिश है वो नाकाम हो गई है। रॉ के पूरे जितने भी एजेंट्स थे, जितने भी वहाँ पे एसेट्स थे, सारे बर्बाद हो गए हैं। तो ये इस तरह का कुछ जश्न पाकिस्तान में उस समय चल रहा था। और जो आपकी इमरान खान जो है, उनकी पार्टी की ही एक नेता थी, उन्होंने तो बाकायदा टीवी पे आके ये बोला था कि अब तालिबान हमें कश्मीर भी दिलाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने अमेरिका को भगाया है अफ़गानिस्तान से, इसी तरीके से इंडियन आर्मी को भी ये लोग भगा देंगे और कश्मीर वापस से इनको थाली में परोस के दे देंगे। तो ये सिचुएशन थी। और उसी टाइम पे अगर आप देखेंगे, अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो उसी टाइम पे चाइना ने अफ़गानिस्तान में अपना एक तरह से अनऑफिशियल अराइवल डिक्लेयर कर दिया था। तालिबान के पास में पैसा नहीं था। तालिबान का जितना भी करेंसी चेस्ट वगैरह या जितने भी उनके बैंक्स थी, उनकी जो भी करेंसी थी, उन सब पे अमेरिका ने एक तरह से काइंड ऑफ एक अनऑफिशियल सीजर उनको सब कुछ जब्त कर लिया था और वो कोई किसी तरह का भी पैसा यूज़ नहीं कर सकते थे। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट्स हो गए थे। खाने पीने की बहुत दिक्कत थी वहाँ पर अफ़गानिस्तान में। तो उस टाइम पे चाइना ने कुछ मिलियन डॉलर्स अफ़गानिस्तान को एज एन एड दिए थे और ऐसा लगने लगा था कि इस घटना के बाद में चाइना और पाकिस्तान वापस से अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे एक तरह से, नॉट इन दैट वे,
लेकिन हाँ, वो उसको एक तरह से अपना एक काइंड ऑफ एक पालतू देश बना लेंगे और उसका उपयोग वो लोग इंडिया के अगेंस्ट भी करेंगे। प्लस चाइना के और भी एस्पिरेशंस हैं उस एरिया को लेके। तो हमें लगने लगा था कि ये तो बाजी हमारे हाथ से चली गई है। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से, पिछले 1 सवा साल से कुछ ऐसी घटनाएं अफ़गानिस्तान में हो रही हैं, पाकिस्तान में हो रही हैं, जिसके बाद में ये लगता है कि ये चीज़ कैसे होने लगी। क्योंकि आप देखेंगे घटनाओं को, पाकिस्तान के अंदर सरकार बदल चुकी है, इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं रहे वहाँ पे। तालिबान का ही एक ग्रुप है तहरीक तालिबान, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में ऑपरेट करता है लेकिन है वो तालिबान का ही एसोसिएट। तो उन्होंने एकाएक पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमले स्टार्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल के अंदर जितना मुझे मालूम है 600-700 के आसपास जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो मारे जा चुके हैं। और जो लोकल्स हैं, जो सिविलियंस हैं, उनका आंकड़ा भी 300-400 के आसपास तो है। और रोज़ाना ही हम देखते हैं कि जो आपका डोरन लाइन है, उसका जो बॉर्डर है, उस पर तालिबान और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में झड़प होती रहती हैं, जिनके अंदर कई बार पाकिस्तानी आर्मी वालों को भी मार देते हैं और वो स्नाइपर्स यूज़ कर रहे हैं तालिबान वाले। तो बड़ी एक बड़ा ही एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ लड़ाई वहाँ पे चल रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो चाइना के इतने सारे नागरिक थे वहाँ पे, चाइना के काफ़ी सारे नागरिक, काफ़ी सारे टेक्नीशियंस और इवन चाइनीज़ आर्मी के भी काफ़ी लोग वहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे थे, उनके ऊपर अटैक्स होने स्टार्ट हो गए। उनके ऊपर सुसाइड अटैक्स भी हुए। और यही रीज़न है कि चाइना के ऑलमोस्ट 57 to 60% जो लोग थे वो वापस लौट के जा चुके हैं, बिकॉज सिक्योरिटी का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए। तो उनको लग रहा है कि उनकी सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है, उनकी जो पाकिस्तानी आर्मी है वो उनको सेफ गार्ड नहीं कर सकती, इसलिए वो लोग वापस जा रहे हैं। इसी के साथ में बलोच और सिंध का जो मूवमेंट है वो काफ़ी वापस से तेज़ी से वापस अपना सर उठा रहा है। और काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी और भी कई तरह के जो ग्रुप्स हैं वो अब पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। और उनको जो भी उनको हथियार या जो भी दूसरा असला वगैरह चाहिए होता है वो उनको अफ़गानिस्तान बॉर्डर से ईजिली मिल रहा है। चीन के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, चीन के बेसिकली CPEC है आपका, एक ग्वादर पोर्ट है। तो ये बेसिकली दो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें CPEC के अंदर काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और हैं। तो अनऑफिशियली ये दोनों प्रोजेक्ट्स आपके हॉल्ट पर है इस समय। पैसे की भी दिक्कत है और एट द सेम टाइम वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज इतने हो गए हैं कि कोई भी टेक्निकल टीम्स जो चाइना की बनाना नहीं चाहती हैं। और एक डैम था उसके ऊपर भी अटैक हुआ था जिसमें चाइनीज़ ऑफिशियल्स मारे गए थे। तो एक माहौल ये भी हो गया है कि चाइना का जो भी इन्वेस्टमेंट था अराउंड $50 to $60 बिलियन, वो भी एक तरह से अब अधर में है। लेकिन जैसी एक्सपेक्टेशंस थी चाइना और पाकिस्तान की, उसके एकदम उलट तालिबान अब इंडिया को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा रहा है। अगर आप तालिबान की बात करें तो तालिबान ने सबसे पहले तो ये आश्वासन दिया इंडियन गवर्नमेंट को कि उनके सारे प्रोजेक्ट्स एज इट इज़ चलते रहेंगे, उनकी सिक्योरिटी करना, तालिबान ने अश्योरेंस दिया कि उनकी सिक्योरिटी की जाएगी। और एट द सेम टाइम तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी इंडिया को इनवाइट कर रही है। अभी कल ही एक न्यूज़ आई है, उसमें बताया गया कि तालिबान के जो एम्बेसडर है इंडिया में, अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर जो हैं, उन्होंने बोला है कि इंडिया वहाँ पर आकर माइनिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और ये प्रोजेक्ट्स $3 ट्रिलियन का भी हो सकता है। उसमें से जो भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट होंगी उसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली $3 ट्रिलियन है, जो अभी आज की इंडिया की इकोनॉमिक जो GDP उसके आसपास, उसका आप मान सकते हैं। तो एकदम सिचुएशन बदल रही है कि जो देश पाकिस्तान और चाइना 1.5 साल पहले मेन स्टेक होल्डर्स बन गए थे, आज वो वहाँ से छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं, उनके लिए सिक्योरिटी इश्यूज पैदा हो गए हैं। वहीं जो भारत था, जो एक तरह से जिसका खात्मा हो गया था, वहाँ पर हमारा कोई भी नामो निशान नहीं बचा था 15 अगस्त 2021 के बाद में, हम वापस से उस एरिया में, उस अरेना में वापस से आ गए हैं। तो इसके पीछे जो पॉलिसी है, इसके पीछे जो स्ट्रेटेजी है, उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। ये हुआ कैसे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल है वो यही होता है कि हुआ कैसे। तो देखिए, सबसे पहले अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से जाना चाह रहा था, ये कोई एकाएक नहीं हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था कि उनका भी ऑब्जेक्टिव है अमेरिका से निकलना।
और जो बाइडेन जब आए तो उनका भी यही था कि अमेरिका से हमें जल्दी से जल्दी अपने जवानों को निकालना है। तो इंडियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन पता थी। उनको मालूम था कि 1 साल या 2 साल बाद कभी भी हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी और हमें अफ़गानिस्तान को हम खाली नहीं छोड़ सकते ऐसे। अफ़गानिस्तान के साथ में हमारा कोई ना कोई कनेक्ट होना ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, जब फर्स्ट टाइम तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी 90s में, इंडिया के उनके साथ में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, डायरेक्ट कोई कनेक्ट नहीं था, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। और ये रीज़न था जिसकी वजह से पाकिस्तान ने आराम से अफ़गानिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स खोले। प्लस हमारा जो एक IC-814 जो एक हमारा जेट उन्होंने हाईजैक किया था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, वो भी तालिबान के कब्ज़े वाले कंधार एयरपोर्ट पर उतारा गया था। और इंडिया एकदम से आइसोलेटेड था उस जगह पे, हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा था। उसका रीज़न यही था कि हमारा वहाँ की गवर्नमेंट के साथ में कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं था। तो इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि तालिबान बेशक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बट हाँ, हम अफ़गानिस्तान के साथ में ह्यूमैनिटेरियन संबंध रख सकते हैं। हम अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, बिकॉज़ जो गवर्नमेंट जो भी रहेगी उसके साथ में आपको कुछ ना कुछ कनेक्ट तो रखना पड़ेगा, बिकॉज़ हमारे भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। हिंदू और सिख भी काफ़ी संख्या में अफ़गानिस्तान में है, तो उनकी सुरक्षा भी हमें इंश्योर करनी है। तो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ में हमारा लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया के मन में कहीं ना कहीं ये बात पहले से थी, और यही रीज़न था कि जब अमेरिकन विड्रॉल हो रहा था अफ़गानिस्तान से, उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट की कुछ टीम्स कतर में जाकर तालिबान की लीडरशिप से मिली थी। विद द हेल्प ऑफ कतर की जो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी हेल्प की वजह से हम लोग वहाँ पे मिले। और अब आई डोंट नो वहाँ पे क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी, लेकिन उसके बाद में मुझे सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे। तालिबान को भी था कि वो दोबारा शासन में आ रहे हैं, दोबारा सत्ता में आ रहे हैं, तो उनको भी एक एक्सेप्टेंस चाहिए थी ग्लोबल लेवल पे। हाँ, उनको कोई डायरेक्टली उनके रूल को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पैसा और उनको फूड वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें, या स्ट्रेटेजिक कुछ हेल्प उनकी कोई कर दे कोई देश, वो भी इस तरह की चीज़ें चाहते थे। तो सबसे जो मन माफिक जो कैंडिडेट था वो इंडिया ही था, बिकॉज़ इंडिया पाकिस्तान के इंडिया अफ़गानिस्तान का भी नेबर है। अगर आप देखा जाए तो जो हमारा इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है गिलगित बाल्टिस्तान और POK, अगर हम उसको वापस ले लेते हैं तो हमारी जो सीमाएं हैं वो अफ़गानिस्तान से मिलती हैं। तो डेफिनेटली वी आर नेबर्स, तो नेबर हैं तो पड़ोसी की तरह काम करना ही पड़ेगा। तो अफ़गानिस्तान ने भी यही सोचा, और इंडिया को भी अपना यहाँ पर फ़ायदा दिखा, बिकॉज़ इंडिया भी एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है अफ़गानिस्तान की। इंडिया चाह रहा था कि हम उस चीज़ को ना छोड़ें, उस एडवांटेज को ना छोड़ें, बिकॉज़ अगर वो हम एडवांटेज छोड़ देंगे तो चाइना और पाकिस्तान हमें खा जाएंगे। वो जो POK कम्प्लीटली चला जाएगा और CPC बनेगा, तो वो जो पूरा एरिया है वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड हो जाएगा, फिर हम उस पर कभी भी स्टेक नहीं कर पाएंगे किसी भी सिचुएशन में। तो एक तो ये रीज़न था। दूसरा था कि तालिबान के पास में ना फूड्स थे, ना सप्लाईज़ थी, ना उनके पास में पैसा था। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट किया। इंडिया से उन्होंने सबसे पहले बोला कि हमें कुछ हेल्प चाहिए, तो इंडिया ने भी उनको ईरान के रास्ते फूड सप्लाई वगैरह भेजी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा एक पॉइंट था, वो एक टर्निंग पॉइंट था इस पूरी इक्वेशन का, जिसके बाद तालिबान जो है वो प्रो इंडिया हो गया। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके इंडिया के साथ में संबंध है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया की जो प्रो इंडिया जो भी आप कह सकते हैं, या इंडिया के जो बेनिफिट्स थे, वो हमारे हमारे पक्ष में आ गया एक तरह से। और हम लोग इनिशियली चाबार के थ्रू उनको खाना वाना, फूड वूड सप्लाई या बाकी चीज़ें भी पहुंचाते ही होंगे। बाद में फिर पाकिस्तान को लगा कि यार ये तो मामला उल्टा पड़ रहा है, तो फिर पाकिस्तान ने भी हमको अलाउ कर दिया। उनके यहाँ से ये ट्रक्स पाकिस्तान से होके जाते थे अफ़गानिस्तान। इसी के साथ में हमने देखा है कि तालिबान का जो कश्मीर को लेके जो एक स्टांस था, उसमें भी काफ़ी बदलाव आया। इनिशियली मतलब शुरू से जब से तालिबान बना है तब से वो मजहब के नाम पे अगर देखा जाए तो कश्मीर में वो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला करते थे वो लोग उसको, और वो हमेशा ये चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाए। लेकिन जब से अभी इनकी गवर्नमेंट बनी है उसके बाद से अगर आप कश्मीर पर उनके पॉइंट्स, उनके स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि तालिबान ने हमेशा यही बोला है कि कश्मीर एक बायलैटरल मुद्दा है और दोनों देश मिलकर आपस में इसको मिलाएंगे, सुलझाएंगे, और हमारा इसमें कोई स्टेक नहीं है। जो कि पाकिस्तान बोलता रहता था कि जी तालिबान हमको कश्मीर दिलाएगा, तो वो चीज़ उन्होंने सिरे से नकारी। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि तालिबान ने भी उस चीज़ को रेसिप्रोकेट किया है, जो इंडिया उनको रेस्पॉन्स दे रहा है, जो भी चीज़ें दे रहा है, तो उनका भी रेस्पॉन्स उस संदर्भ में सही रहा है।
सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी थी कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान को साध कर कहीं ना कहीं इंडिया का ये था कि हम एक तीर से दो शिकार करें। अगर अफ़गानिस्तान प्रो इंडिया हो जाता है तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तीन तरफ से घिर जाएगा, बिकॉज एक तरफ इंडिया है, ऊपर से अफ़गानिस्तान रहेगा, और उसके पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड पे आपका ईरान है, तो ईरान भी इंडिया के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती है, तो इंडिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कंटेन कर सकता है इजीली। और अगर अफ़गानिस्तान में हमारा कंट्रोल हो जाता है तो हमारे पास में कुछ एडवांटेजेस और आ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जो CPEC है उसके ऊपर आपका कंट्रोल, जो ग्वादर है उसको आप डिस्टेबलाइज करके रख सकते हैं हमेशा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वाखन कॉरिडोर जो है, जो अफ़गानिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है, अगर हम चाहें तो उसका हम एडवांटेज उठा सकते हैं। अभी रिसेंटली एक टेररिस्ट ग्रुप है जो तुर्कमेनिस्तान करके कुछ है, उसका नाम TIEM करके कुछ है, उन्होंने भी इंडिया से हेल्प मांगी है कि वो इंडिया उनकी हेल्प करे किसी न किसी सिचुएशन में। तो अगर आप उसकी सिचुएशन देखेंगे, आप उसका मैप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि तुर्कमेनिस्तान वाला जो ग्रुप है वो जो उइघुर जो प्रांत है जहाँ पे उइघुर मुस्लिम्स हैं आपके चाइना में, वो उनको हेल्प करते हैं, और चाइना ने उनको टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया हुआ है। और चाइना चाहता है कि जो तालिबान गवर्नमेंट है वो उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट एक्शन ले, जबकि तालिबान गवर्नमेंट को एक्शन नहीं ले रही। ये सेम सिचुएशन है जो चाइना हमारे साथ करता है। पाकिस्तान हमारे यहाँ पे टेररिस्ट भेजता है और हमारे काफ़ी सारे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, इंडिया हमेशा उनके अगेंस्ट एक्शन करना चाहता है, लेकिन उसके बीच में अड़ंगा कौन डालता है UN के अंदर? चाइना। तो सेम सिचुएशन मुझे लग रहा है कि अब वाखन कॉरिडोर पे भी आएगी, जब वहाँ से कुछ टेररिस्ट ग्रुप चाइना में एंटर करेंगे, वहाँ पे कुछ इस तरह की घटनाएं होंगी, चाइना शोर मचाएगा, तो हम भी कहीं ना कहीं उनको बोल देंगे कि नहीं जी, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट वाला जो हिसाब किताब होता है हम लोग कर सकते हैं चाइना के साथ में। तो ये एक पूरा एक थ्योरी है, मोदी डोवाल डोक्राइन हम इसको बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं कांटे से कांटा निकालना। तो कहीं ना कहीं हम लोग तालिबान का यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान और चाइना पे कंट्रोल करने के लिए किसी ना किसी तरीके से, और उनका ध्यान इस वेस्टर्न साइड पे लगा के रखने के लिए, क्योंकि चाइना को जब तक आप कहीं पे एंगेज नहीं करेंगे तो चाइना आपको परेशान करता रहेगा। और चाइना को एंगेज करने का सबसे सही तरीका है आप उसको इकोनॉमिकली एंगेज कीजिए, आप उसको मिलिट्रीली एंगेज कर सकते हैं तो करिए, बट डायरेक्ट मत कीजिए, इनडायरेक्टली कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने CPEC को डिस्टेबलाइज़ कर दिया, आपने ग्वादर को डिस्टेबलाइज़ कर दिया, अच्छी बात है, चाइना उसी में लगा रहेगा। पाकिस्तान के अंदर इतने सारे अब सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए हैं, TTP धीरे धीरे जो पूरा नॉर्दर्न पाकिस्तान है, फाटा जो रीजन है, उस पूरे पे धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। और बहुत मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत जल्दी हो जाएगा, बट हाँ 1-2 साल के अंदर डेफिनेटली आपको इस्लामाबाद के अंदर भी TTP के आतंकवादी मिल जाएंगे घूमते फिरते हुए, और इवन कब्ज़ा भी कर सकते हैं वहाँ पे। सेम आपका सिंध के अंदर है, वहाँ सिंध के अंदर भी आपके काफ़ी सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। बलूचिस्तान में जो मूवमेंट ऑलरेडी चल रहे थे इतने दशकों से, वो वापस से उनको वापस से री एनर्जाइज कर दिया गया है। उनको अच्छे ग्रेड के हथियार मिल रहे हैं उन लोगों को, और अच्छे टैक्टिकल उनको हेल्प की जा रही है। वो कौन कर रहा है अभी रियली डोंट नो कौन कर रहा होगा, बट डेफिनेटली कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा बैक एंड से। तो इस वीडियो में मैं बस ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से पिछले 1.5-2 साल के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने अपना एक अपनी जो स्ट्रेटेजी को बदला है यहाँ पे, और हमने अपने इतिहास से सीख ली है। बिकॉज़ 1980s में अफ़गानिस्तान के अंदर ही जब डिस्टेबलाइजेशन हुआ था, उसके बाद ही इंडिया में टेररिज्म बढ़ा था। बिकॉज़ जितने भी यहाँ पे जिहादी थे उन सबको कश्मीर में डिप्लॉय कर दिया गया था, और उस चीज़ को हम आज तक झेल रहे हैं। पिछले 30-35 साल से उस चीज़ को हम आज तक झेल रहे हैं। तो इंडिया ने इस बार ये प्रोएक्टिवली कदम उठाया है। उन्होंने अफ़गानिस्तान को अपना डिसएडवांटेज नहीं बनने दिया है, बजाय उन्होंने अफ़गानिस्तान को अपना एडवांटेज बनाया है इस बार। और मुझे लगता है कि इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होने जा रहा है आगे जाके, बिकॉज़ हमारे जो 2 बड़े दुश्मन हैं उन पे हम किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस डॉक्ट्राइन। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप कोई भी अपना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर कोई आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।